नमस्कार मित्रों, उदयपुर के इस नवीन उभरते हुए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मधुरम हिंदी, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चाएं कर रहे थे और देखते ही देखते आज हमारी 29वीं कक्षा है और आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग को पढ़ रहे थे। तो मित्रों, जहां जहां से भी आप इस कक्षा को देख रहे हैं, बस पूरे मनोयोग से इस कक्षा का उपयोग कीजिएगा। और इस कक्षा को पढ़ाते हुए मुझे बड़ा आत्मसंतोष होता है कि कहीं न कहीं मैं उन हजारों बच्चों तक किसी न किसी रूप में मेरी हिंदी को, मेरी राजभाषा को, मेरी मातृभाषा को पहुंचाने का एक काम कर रहा हूं, जिनको इसकी महती आवश्यकता है। आपके कमेंट, आपकी जिज्ञासाएं, आपकी बातें सबको पढ़ते हुए बस मन में एक ही प्रेरणा जागृत होती है कि मुझे और आपके लिए कुछ करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए और मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं स्वयं अनुभूत करता हूं। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की कक्षा में बड़े मुस्कुराते हुए सहज ढंग से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को, जो कई बच्चों को थोड़ा सा डरावना सा लगता है, उसको जरा बहुत तरीके से पढ़ने का अभ्यास करते हैं और सरल तरीके से उसको समझने का भी अभ्यास करेंगे। भारी भरकम इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें केवल परीक्षा में आने वाले इतिहास का ही अभ्यास करना है। तो विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसी पर थोड़ा चिंतन मनन करते हुए मैं आप तक ये कक्षाएं पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो आइए मित्रों, जुड़ जाते हैं कक्षा से और कक्षा को शेयर लाइक करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। सुविचार देख लीजिए क्या कह रहा है। सुविचार कह रहा है कि सिर्फ सोच का ही फर्क होता है ना। और सच में फर्क तो केवल किसका होता है मित्रों? सोच का ही होता है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अब आप देख लेना, ये जो शब्द हैं ये कितने कारगर होते हैं अगर हम इन शब्दों का थोड़ा सा चिंतन मनन करें। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिएगा कि जब हम तकलीफ में हैं, इसका मतलब भगवान को कोसने की अपेक्षा उनको धन्यवाद दीजिए कि कोई न कोई आप मुझे अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं। और जो भी लोग ऐतिहासिक काम इस संसार में करके गए हैं, उनकी पृष्ठभूमि को जरा आप देखिएगा, टटोलिएगा। हमेशा बहुत तकलीफ से गुजरा हुआ व्यक्ति ही ऐतिहासिक काम करने में सक्षम हुआ है। इसलिए अगर आप तैयारी करते समय परिस्थितियों का रोना रोएंगे तो जंग नहीं जीत पाएंगे मित्रों। इसलिए सकारात्मक सोचिएगा, ये तकलीफें हमें मजबूर करने के लिए नहीं, हमें मजबूत करने के लिए आ रही है। तो इसी भाव से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों। स्वागत है आप सभी का। और आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज हमारी ये जो कक्षा है, ठीक है मित्रों, ये हमारी जो निरंतर चल रही है उसमें 29वें नंबर की कक्षा है, 29वें नंबर की 29, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो आपके नाटक हैं। कुल नाटक कितने हैं? 17, जिसमें अनुदित नाटक भी है और मौलिक नाटक भी है। इसके साथ ही साथ मित्रों कविता और काव्य है, उपन्यास है, निबंध है और इतिहास ग्रंथ है। इन सब के ऊपर संक्षिप्त में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, बहुत असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने आधुनिक काल का प्रवर्तन किया और हिंदी की कई सारी विधाओं का प्रवर्तन किया है इतिहास में। तो आप देखिएगा, ये कहीं न कहीं उपन्यास विधा के प्रारंभ करता रहे, निबंध विधा के प्रारंभ करता रहे, है ना। और बहुत सारी ऐसी विधाएं, है ना। और कहीं न कहीं खड़ी बोली हिंदी का ब्रज भाषा के साथ साथ प्रयोग करने का कार्य जो है वो भी हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। तो आधुनिक काल के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जब नाटकों की बात करते हैं तो मित्रों नाटक कुल कितने हैं? 17 नाटक है मित्रों। कुल कितने नाटक हैं? 17 नाटक हैं, जिसमें मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है? 9 और अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 8।
परीक्षा में प्रश्न यह भी आ जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, है ना, कितने मौलिक नाटकों का लेखन किया गया। तो ध्यान रखना, मौलिक ज्यादा है, अनुदित कम है, इतना दिमाग में रखना। मौलिक नाटक ज्यादा है, अनुदित क्या है, कम है। अब मौलिक टोटल 17 है, तो आप सोचिए एक कम है, तो मौलिक नाटक कितने हो गए, 9 हो गए मित्रों, याद रखिएगा। और अनुदित नाटक कितने हो गए, 8 हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपको इस पर ध्यान भी देना है, ठीक है। अनुदित नाटकों की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो अनुदित नाटकों की संख्या हमारी कितनी है मित्रों, अनुदित नाटक 8 हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से हम ध्यान दे देते हैं। वीर पाखंड धन का करते नहीं, वीर लोग जो है ना वो धन का पाखंड नहीं करते। तो वीर पाखंड धन का करते नहीं, भारत की मुद्रा दुर्लभ है। वीर पाखंड धन का करते नहीं, भारत की मुद्रा जो है वो क्या है मित्रों, दुर्लभ है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर किस किस तरह से हम इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। वीर, देखिए सबसे पहले वी का अर्थ है विद्या सुंदर, ठीक है। र का अर्थ क्या है मित्रों, र का अर्थ है रत्नावली, और पाखंड का अर्थ है पाखंड विखंडन। तो 3 हो गए। वीर पाखंड करते, वीर पाखंड धन का करते नहीं, तो धन का अर्थ है धनंजय मित्रों, और करते में क का अर्थ लिया गया है कर्पूर मंजरी। नहीं, भारत की मुद्रा दुर्लभ है, तो भारत से भारत जननी, मुद्रा से मुद्रा राक्षस, और दुर्लभ से दुर्लभ बंधु। तो 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। देखिएगा धनंजय हो गया, 4 ये रहे और 4 वो रहे। तो टोटल हमारे अनुदित नाटकों की संख्या 8 है। और कौन कौन से हैं, तो एक ही लाइन याद रखनी है, वीर पाखंड धन का करते नहीं, भारत की मुद्रा दुर्लभ है। वीर पाखंड धन का करते नहीं, भारत की मुद्रा दुर्लभ है। तो आप बताइए, जब इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कठिन कहां रहा, है ना। और इस एक लाइन को तो हम याद कर ही सकते हैं, है ना, क्योंकि इतना सामर्थ्य तो हमारे अंदर है। फिर आप देखिएगा एक एक नाटक को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। विद्या सुंदर मित्रों, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में, है ना, ये अनुदित नाटक है ना। तो संस्कृत के चोर पंचाशिका नाटक के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। चौर पंचाशिका नाटक के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। एक एक बात को कंफर्म करना पड़ेगा कि अनुदित नाटक है, इसका मतलब पहले से नाटक रचे हुए हैं किसी न किसी भाषा में, और उसका अनुवाद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो सबसे पहले परीक्षा में प्रश्न यह आता है कि विद्या सुंदर नाटक जो है निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है ना। तो ध्यान रखना, संस्कृत के चौर पंचाशिका जो एक नाटक था संस्कृत का मूल रूप में, उसके बांग्ला संस्करण का क्या है, हिंदी अनुवाद है। तो चौर पंचाशिका का एक बांग्ला संस्करण था, उस बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो विद्या सुंदर मित्रों ध्यान रखिएगा, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में, है ना, एक अनुदित नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया। दूसरा है मित्रों रत्नावली, ये भी 1868 है। हम सन के हिसाब से इनको देख रहे हैं, है ना। संस्कृत के रत्नावली नाटक का हिंदी अनुवाद है, यानी संस्कृत में भी रत्नावली नाटक ही नाम था और उसका हिंदी अनुवाद किया, उसका नाम भी रत्नावली ही रखा। फिर है मित्रों पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन, ध्यान रखिएगा, यहां देखिएगा पाखंड विडंबन, हाँ विखंडन मित्रों, पाखंड। तो ये पाखंड जो है, देखिए विडंबन 1872 ईस्वी में संस्कृत के रचनाकार श्री कृष्ण मिश्र द्वारा क्या किया गया, रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का क्या है मित्रों, अनुवाद है। इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो 3 जो है नाटक हमने देख लिए, और उसके बाद मित्रों हम बात कर रहे हैं ठीक है मित्रों, यहां पर आप देखिएगा नाम को लेकर कंफ्यूजन नहीं हो, ये विखंडन है मित्रों, यहां कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, विखंडन, ठीक है मित्रों, हाँ विखंडन है, ठीक है। तो पाखंड विखंडन, ठीक है, यहां पर यही लिखा गया है पाखंड विखंडन, ठीक है। हाँ, तो पाखंड विखंडन जो है वो संस्कृत के रचनाकार कौन, कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक था, प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखा गया, उसके तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। तो परीक्षाओं में प्रश्न यही आता है कि पाखंड विखंडन
नाटक जो है निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ध्यान रखना, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। और गहराई से पूछे तो प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। और उसके लेखक और कवि कौन है? तो लेखक रचनाकार है कृष्ण, कवि नाटककार कौन है? फिर मित्रों अलग है धनंजय विजय। ध्यान रखिएगा, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, ये 1872 ईस्वी है। संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय, संस्कृत के कवि हैं कांचन कवि के द्वारा रचित धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद है। यानी संस्कृत में भी धनंजय विजय है और हिंदी में भी क्या है मित्रों? धनंजय विजय है। फिर आगे बढ़ते देखिएगा, कर्पूर मंजरी 1875, ध्यान दीजिएगा, सट्टक श्रेणी का नाटक है, संस्कृत के कांचन कवि द्वारा, ये भी कांचन कवि द्वारा कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद है। तो धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी जो है एक ही कवि जिनका नाम है कांचन कवि, उनकी रचनाएं हैं और उन्हीं का अनुवाद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। फिर है मित्रों भारत जननी, जो गीति नाट्य है। वस्तुतः गीति नाट्य वह नाट्य होता है, वह नाटक होता है जिसको गाया जा सके, आराम से अभिनय करते करते गाते हुए अभिनय किया जाए। 1877 ईस्वी मित्रों संस्कृत के भारत जननी नाटक का हिंदी अनुवाद है। संस्कृत के कौन सी? भारत जननी नाटक का क्या है? अनुवाद है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है वागीश्वरी दत्त। वागीश्वरी दत्त रचित भारत जननी नाटक का हिंदी अनुवाद है भारत जननी। तो भारत जननी से भारत जननी नाम बदला नहीं है। फिर है मित्रों मुद्रा राक्षस, 1878 ईस्वी है। संस्कृत के विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद है मुद्रा राक्षस, यानी विशाख दत्त की रचना है क्या? मुद्रा राक्षस, और उसी का अनुवाद जो है यहां पर है मित्रों। और 8वां है दुर्लभ बंधु, 1880 ईस्वी, दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या है? हिंदी अनुवाद है, परीक्षाओं में आया हुआ है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में शेक्सपियर का एक नाटक है मित्रों, है ना, ड्रामा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो है अनुदित नाटक जो है वो क्या कर दिए? पूरे कर दिए। एक बार फिर से हम कक्षा के अंत में रिवाइज करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप तो मनोयोग पूर्वक इन सब बातों को, कहते हैं ना कि सीखने की प्रथम सीढ़ी है ध्यान, और दूसरा है ध्यान पूर्वक अगर हम देखते हैं और श्रवण करते हैं तो अधिगम की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और मैं तो बस आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आपको जो कठिन लगे उस पर थोड़ा आपका प्रेम बढ़ा दीजिएगा, है ना। वो कठिन धीरे धीरे सरल हो जाएगा और बार बार उसको पढ़ने का अभ्यास और जिज्ञासा अपने मन में आप डेवलप कीजिएगा तो वो विषय, वो पार्ट, वो भाग आपको बहुत अच्छा धीरे धीरे लगने लग जाएगा। मित्रों मौलिक नाटक जो है वो कितने हैं? 9 नाटक है मित्रों। आपको कहा था कि मौलिक नाटकों की संख्या ज्यादा है, तो देखते हैं मौलिक नाटक हमारे कितने हो गए? 9 हो गए। और ट्रिक देखिएगा, ट्रिक बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा सहयोग मिल जाता हमें। वेश चंद्र विषभा, क्या करेंगे? वेश चंद्र विषभा, नीले अंधेरे में प्रेम सती, है ना। वेश चंद्र विषभा, नीले अंधेरे में प्रेम सती। तो आपको इतना सा याद रखना है, वेश चंद्र विषभा, वेश चंद्र विषभा, नीले अंधेरे में प्रेम सती। अब आप देखिएगा वै से अर्थ क्या है? वै से अर्थ है वैदिक की हिंसा, हिंसा न भवती। ये नाटक है, नाटक का एक रूप होता है, प्रहसन है ये, है ना। और स का अर्थ है मित्रों सत्य हरिश्चंद्र, और चंद्र का अर्थ है चंद्रावली नाटिका, है ना, श्री चंद्रावली नाटिका। विष का अर्थ है विशस्य विषमोषधम, है ना, विशस्य विषमोषधम। और फिर देखिए मित्रों अगला है हमारे पास भा का अर्थ है भारत दुर्दशा, ध्यान रखिएगा, भारत दुर्दशा। उधर भारत जननी है, इधर भारत दुर्दशा है, ठीक है। और फिर देखिएगा अगला है नीले अंधेरे में प्रेम सती। तो आप देखिएगा नीले अंधेरे में प्रेम, और फिर क्या है अगला? देखिएगा क्या है? सती, सती प्रताप। तो इस तरह से ये 9 जो हमारे मौलिक नाटक है मित्रों आपको याद होने चाहिए। तो वे का अर्थ है वैदिक की हिंसा, हिंसा न भवती। स का अर्थ है सत्य हरिश्चंद्र, चंद्र का अर्थ है श्री चंद्रावली नाटिका, विष का अर्थ है विशस्य विषमोषधम, और भा का अर्थ है भारत दुर्दशा, और नीले का अर्थ है नील देवी, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। और फिर देखिएगा प्रेम और क्या है? सती। तो आप देख सकते हैं सती का अर्थ क्या था? सती का अर्थ था
विशेष्य विषमोषधम हो गया, और यहां प्रेम का अर्थ प्रेम जोगिनी था, और सती का अर्थ क्या था, सती प्रताप था। तो बस इस तरह से अब एक लाइन याद करते ही हमारा काम हो गया, है ना। कैसे याद करेंगे, वेश चंद्र विषभा, वेश चंद्र विषभा, नीले अंधेरे में प्रेम सती, नीले अंधेरे में प्रेम सती। तो वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती मित्रों, ये प्रहसन है। 1873 ईस्वी में लिखा गया। पशु बलि प्रथा का इसमें विरोध किया गया है। पशु बलि, ये भी प्रश्न आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन से नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया। तो आपको याद रखना है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यानी जो यज्ञ किए जाते थे, पूजा पाठ किए जाते थे, और उसके नाम पर जो हिंसा की जाती थी, उसका कहीं न कहीं विरोध जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। सत्य हरिश्चंद्र मित्रों 1875 ईस्वी है। असत्य पर सत्य की विजय का क्या है, वर्णन है ना इसमें। और फिर चंद्रावली नाटिका जो है 1876 ईस्वी में, 1876 में प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया मित्रों, प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। और फिर देखिए विशेष्य विषमोषधम, ये भाण है, ये भी नाटक का एक प्रकार होता है, प्रहसन भाण विधि, है ना। तो विशेष्य विषमोषधम 1876 ईस्वी में, और इसमें देशी राजाओं के कुचक्रपूर्ण स्थिति परिस्थिति दिखाने हेतु इस नाटक का जो है प्रणयन किया गया, विशेष्य विषमोषधम। ठीक है मित्रों, विशेष्य विषमोषधम 1876 ईस्वी में, इसमें देशी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया कि देशी राजा किस तरह से आपस में ही उलझे हुए हैं, और देश जो है वो निरंतर कहीं न कहीं पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, ये नाट्य रासक है, फिर वही नाटक का एक प्रकार है। अंग्रेजी राज में भारत की जो दुर्दशा है उस पर इस नाटक में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि भारत किस तरह से दुर्दशा की स्थिति में पहुंच चुका है। नील देवी ये 1881 ईस्वी है मित्रों, और गीति रूपक है ये भी। हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन किया है। नील देवी में हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त यानी ऐतिहासिक कथा को लेकर नारी के आदर्शों की महत्ता का क्या किया गया मित्रों, प्रतिपादन किया गया है। किसमें, इस नील देवी नाटक में। फिर देखिए अंधेर नगरी जो है, अंधेर नगरी चौपट राजा है, ये प्रहसन है 1881 ईस्वी में। तो नील देवी और अंधेर नगरी दोनों 1881 ईस्वी में है। और आप जानते हैं अंधेर नगरी यानी जहां पर कहीं न कहीं शासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, है ना। टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, कोई लेना देना नहीं, ये सब एक समान है ना। तो भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग किया गया है इसमें अंधेर नगरी चौपट राजा में। प्रेम जोगिनी एक नाटिका है मित्रों 1875 ईस्वी की, प्रेम जोगिनी, और तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का इसमें वर्णन किया गया है कि धार्मिक स्थलों पर भी कई तरह के पापाचार भ्रष्टाचार के काम चलते हैं, और ये प्रेम जोगिनी में उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारे सती प्रताप। तो 1883 ईस्वी में 83, यह इनका अधूरा नाटक है, गीति रूपक है, अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। राधा कृष्ण दास इनके जो है कजिन ब्रदर थे, भाई थे, है ना। राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा, तो सती प्रताप नाटक जो है वो अधूरा रह गया मित्रों, क्योंकि 1885 में आपका देहावसान हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, केवल और केवल 35 वर्ष की उम्र में। तो आप देखिए कम उम्र में ही इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। यह इनका अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा, किसने पूरा किया यह भी प्रश्न आता है। तो राधा कृष्ण, एक राधा चरण गोस्वामी है, वो नहीं, राधा कृष्ण दास, ध्यान रखना, दोनों ही भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। तो राधा कृष्ण दास ने इसे क्या किया, पूरा किया। तो आप देखते ही देखते 17 नाटकों के बारे में आप जान चुके हैं, है ना। और पहला जो है हमने अनुदित नाटक देखे थे, और अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है मित्रों, 8, और मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है, 9। अनुदित नाटकों की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा, वीर पाखंड धन का करते नहीं, है ना, वीर पाखंड धन का करते नहीं। और आपको आगे वाली पंक्ति याद आनी चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज करते तो देख लीजिएगा। हाँ, आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा।
देखिए, वीर पाखंड धन का करते नहीं, भारत की मुद्रा दुर्लभ है। वीर पाखंड धन का करते नहीं, भारत की मुद्रा दुर्लभ है। वी से विद्या सुंदर है, र से रत्नावली है, पाखंड से पाखंड विखंडन है, धन से धनंजय है, करते में क से कर्पूर मंजरी है, और फिर भारत से भारत जननी है, मुद्रा से मुद्रा राक्षस है, और दुर्लभ से दुर्लभ बंधु है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो हिंदी अनुवाद है वो दुर्लभ बंधु है मित्रों, ठीक है। और इसके बाद आप देखते हैं, ये सारा हमने कर ही लिया। विद्या सुंदर चौर पंचाशिका का अनुवाद है, रत्नावली रत्नावली का ही अनुवाद है, पाखंड विखंडन जो है वो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, धनंजय विजय जो है वो धनंजय विजय का ही अनुवाद है संस्कृत के नाटक का, कर्पूर मंजरी जो है वो कांचन कवि के द्वारा रचित कर्पूर मंजरी नाटक का ही अनुवाद है, भारत जननी जो है वो भारत जननी नाटक का ही अनुवाद है, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस का ही अनुवाद है, और दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या है, हिंदी अनुवाद है। मौलिक नाटकों की बात करते हैं तो वेश चंद्र विषभा, ध्यान रखिएगा, वेश चंद्र विषभा, नीले अंधेरे में प्रेम सती, वेश चंद्र विषभा, वेश चंद्र विषभा, ये जब हम 5-50 बार रट लेंगे ना तो पक्का हो जाएगा। वेश चंद्र विषभा, नीले अंधेरे में प्रेम सती, तो वे का अर्थ है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, स का अर्थ है सत्य हरिश्चंद्र, चंद्र का अर्थ है श्री चंद्रावली नाटिका, विष का अर्थ है विशस्य मोषधम, भा का अर्थ है भारत दुर्दशा, नील का अर्थ है नील देवी, अंधेर का अर्थ है अंधेर नगरी, प्रेम का अर्थ है प्रेम। बताओ, बस ये ऐसे याद आना चाहिए। अगर हम कहीं पर भी कंफ्यूज होते हैं तो तुरंत याद करें प्रेम का अर्थ क्या है, ये देख लीजिए प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम जोगिनी, ठीक है। और प्रेम जोगिनी में क्या बताया गया है कि तीर्थ स्थानों पर जो भ्रष्टाचार है, कहीं न कहीं पापाचार होता है, उसको इन्होंने यहां बताने का प्रयास किया। और सती है ना, तो प्रेम सती, तो सती का अर्थ है सती प्रताप, और ये सती प्रताप वो नाटक है जो अधूरा रह गया था, है ना, ये पूरा नहीं हुआ, और राधा कृष्ण दास ने इसे क्या किया, पूरा किया मित्रों। काव्यात्मक रचनाएं कुल 70 रचनाएं हैं मित्रों। अब सभी रचनाओं को याद करना आवश्यक नहीं है, कुछ प्रसिद्ध रचनाओं को यहां पर लिखा है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, पहली है प्रेम मालिका 1871 ईस्वी, प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी, सन याद रह जाए तो ठीक, नहीं है तो घबराए नहीं। प्रेम विनय प्रेम 50 1880, प्रेम 50, फिर देखिएगा प्रेम सरोवर 1873, फिर प्रेम प्रेमी है प्रेम माधुरी 1875, वर्षा विनोद 1880, प्रेम तरंग। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कुल 70 काव्य रचनाएं हैं, ध्यान रखना। देख लीजिए, 17 तो नाटक है। प्रबोधिनी सभा का प्रबोधिनी रचना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा देने वाली है। प्रबोधिनी जो है वो रचना जो है, देखिए प्रबोधिनी रचना जो है वो क्या करती है कि कहीं न कहीं, और इनकी रचना का ही नाम है प्रबोधिनी, वो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा देती है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा में ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इनकी समस्त रचनाओं का संकलन भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित कर दिया गया है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन वहां किया गया है। फिर मित्रों, उपन्यास की बात करते हैं, और उपन्यास में आप देखोगे हमीर हट एक इनका उपन्यास है, ध्यान रखना है। सुलोचना इनका उपन्यास है, रामलीला इनका उपन्यास है, सीलवती और सावित्री चरित्र, ये 5 प्रमुख उपन्यास हैं आपके। हमीर हट, सुलोचना, रामलीला, लीलवती और नहीं सीलवती और सावित्री चरित्र, ध्यान रखना। सीलवती, सावित्री चरित्र, हमीर हट, सुलोचना और रामलीला। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिएगा कुछ प्रमुख निबंध हैं, बस इनके ज्यादा डिटेल में मैं आपको ले जाना नहीं चाह रहा, परीक्षा के लिए जो काफी है बस उतना ही मैं आपको बता रहा हूं। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। ये कहा जाता है कि इनकी आत्मकथात्मक स्थिति है, ये आत्मकथा है ना। तो कहीं न कहीं आत्मकथा विधा का प्रणयन भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में कर देते हैं। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। सबे जाति गोपाल की मित्रता, सूर्योदय जयदेव बंग भाषा की कविता, है ना, मित्रता, सूर्योदय जयदेव बंग भाषा की कविता, ये जो है आपके प्रमुख निबंध हैं। इतिहास ग्रंथों की बात करें मित्रों तो कश्मीर कुसुम आपका एक इतिहास ग्रंथ है, और बादशाह, तो कश्मीर के बादशाह ट्रिक से आप ध्यान रखिएगा, कश्मीर कुसुम आ जाएगा और बादशाह आ जाएगा। तो मित्रों, यहां आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपके सामने रखने का मैंने प्रयास कर दिया है। इसके साथ ही कुछ विशेष देख लीजिएगा। आधुनिक काल व गद्य साहित्य के जनक है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल व गद्य साहित्य के जनक है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा। रसा उपनाम से आप लेखन किया करते थे, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ना।
हाँ, रसा उपनाम से आप लेखन किया करते थे, रसा उपनाम से आप ब्रज भाषा में वगैरह क्या किया करते थे, लेखन किया करते थे। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, और ये जानकी मंगल नाटक किसका था? शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित था। मैं लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षाओं में आया हुआ भी है कि हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जिसका नाम था जानकी मंगल, जानकी मंगल नाटक किसके द्वारा लिखा गया? शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा। और इस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाई थी। महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। पुष्टि मार्ग में आपने दीक्षा ली, 11 वर्ष की अल्पायु में कविता लिखने लग गए और 15 वर्ष की आयु में जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए थे। यात्रा में बांग्ला साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों से आपने परिचय प्राप्त किया था। 15 वर्ष की उम्र में जब आप जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए थे तो वहां बांग्ला साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों से आप परिचित हुए और उन्हीं प्रवृत्तियों को कहीं कहीं हिंदी साहित्य में भी आपने प्रवर्तन करने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त आप देखें, अति उदार, पूर्वजों की संपत्ति को लुटा दी, दरिद्र हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंतिम समय तक साहित्यकारों, कवियों और दीन दुखियों की सेवा की और मातृभाषा के जबरदस्त प्रशंसक थे। और उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटेन हिय को सूल। यानी जो मातृभाषा है वो मातृभाषा व्यक्ति के विकास और व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटतन हिय को सूल, यानी हृदय के अंदर जो अतृप्ति का भाव है, असंतोष का भाव है ना, वो भाव जो है मातृभाषा के प्रयोग से ही मिटता है। और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटतन हिय को सूल, यानी हृदय के अंदर जो शूल है ना, जो कहीं कांटा है, कोई तकलीफ है ना, वो कभी मिटती नहीं है। इसलिए निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इसलिए हमारी जो निज भाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है, उसकी उन्नति हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। तो मित्रों, आज का ये हमारा 29वीं क्लास पूरी होती है। विजयी भव सीरीज जो है वो आपके लिए कल से प्रारंभ होने वाली है, यानी कितनी तारीख से मित्रों? 5 अक्टूबर से, है ना, 5 अक्टूबर से इस कक्षा का शुभारंभ हम कर रहे हैं। पूर्णतः निशुल्क कक्षा है। 5 अक्टूबर 2022 थोड़ा समय निकालकर रात्रि 9 बजे आप लाइव जुड़ने का प्रयास करेंगे। रात्रि 9 बजे पूर्णतः ये निशुल्क कक्षा है और आप सभी के विशेष स्नेह और प्रेम को देखते हुए मधुरम हिंदी ने एक और निर्णय लिया है जिसका नाम ही रखा है विजयी भव। और ये सब इंस्पेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां जहां भी व्याकरण की बात आती है हम 0 से शुरू करेंगे। हिंदी व्याकरण, शैक्षिक परिदृश्य शुरू करेंगे और काव्य शास्त्र शुरू करने वाले हैं मित्रों। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपकी उपस्थिति बड़ा ऊर्जित करेगी मुझे, और कल रात्रि 9 बजे आप अच्छी संख्या में जरूर इस कक्षा के लिए तैयार हो जाए मित्रों। हिंदी आपको बिल्कुल नहीं आती है ऐसा मानकर मैं आपको 0 से हिंदी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और इस कक्षा के बाद ही आप अनुभव करेंगे कि ये कक्षा कितनी आपके लिए फ्रूटफुल है। और हमारी टेस्ट सीरीज जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो बहुत अच्छे से बच्चों के उपयोग में आ रही है। आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, बार बार दस्तक दी जा रही है। भाग्य जो है एक ही बार दस्तक देता है, लेकिन मधुरम हिंदी की ओर से बार बार याद दिलाया जा रहा है कि जाते जाते ही सही कुछ समय निकालकर अगर कुछ प्रश्नों पर दृष्टिपात कर लें तो आप सोचिए ये 99 रुपीज का जो सहयोग है टाइपिंग शुल्क का, है ना, वो आपके जो है ऊपर भारी पड़ने वाला नहीं है, वो आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस टेस्ट सीरीज का उपयोग कीजिएगा। बस ये 5, 7, 10 दिन और हैं, आप इस टेस्ट सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और इसके अलावा तो बस मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हमारे मित्रों का क्या प्रकट किया जाए, आभार प्रकट किया जाए। तो आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, है ना। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं और मुझे दूर दूर के जो मित्र हैं वो मुझे फोन भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन सब के लिए आपका मैं आभार प्रकट करूं। और आप जो है कक्षाओं को शेयर करते रहें मित्रों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बच्चों तक अगर इस कक्षा की पहुंच होगी, है ना, शेयर करते रहें और इसको लाइक भी करते रहें मित्रों, और कमेंट आप कर ही रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने मित्र जो है जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं
हिंदी बहुत मजबूत होने वाली है उनकी। और पीडीएफ के लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि क्या पता अभी तक भी आप शायद टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल हमारा मधुरम हिंदी के नाम से ही है, इसलिए आपको कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है। मधुरम हिंदी ऐसा टाइप करना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वीडियो जहां है वहां पर इस तरह का एक सिंबल होता है। इस सिंबल को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो एक पूरा लिखा हुआ खुल जाता है, उसमें थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो उसमें सारे लिंक हैं। उन लिंक का उपयोग करते हुए मधुरम हिंदी ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा राइट नाउ, है ना। ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा, मधुरम हिंदी के नाम से है। आप पहली बार इन कक्षाओं को देख रहे हैं, YouTube बहुत बड़ा विस्तार है और ये कक्षाएं कहां कहां तक भ्रमण करती है इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। तो जब आप इस कक्षा के संपर्क में आते हैं और आपको ये कक्षा ठीक लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए अपने सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं हमेशा कहता हूं, मुस्कुराते हुए 18 घंटे मेहनत करने का संकल्प लेते हुए आप निरंतर आगे बढ़ें। और हमारे आज जो है तारीख हो गई मित्रों 4 अक्टूबर हो गई है, अब हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों में आप बहुत अच्छे से प्रयास करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। हताशा हमारे आसपास भटकनी नहीं चाहिए। हम इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, ये विश्वास आपके अंदर जगना चाहिए और इन 10 दिनों का आप बहुत अच्छे से सदुपयोग करते हुए परीक्षा देंगे, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा फिर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं और इसकी पीडीएफ जो है कक्षा के उपरांत टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी। आपको असुविधा ना हो, लेकिन आप पढ़ते रहें। पढ़ते हुए आप जरूर जो है थोड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हो तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे जो बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।